एपिसोड 91। राम और विक्रांत एक साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। राम जल्दी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागता है, विक्रांत भी उसके पीछे। राम वार्ड के बाहर पहुंचकर देखता है कि अंदर डॉक्टरों की भीड़ लगी हुई है। राम जल्दी से सबको हटाकर अंदर जाता है तो अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आगे जाकर प्रिंस को छू ले। प्रिंस खून से लथपथ बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर उसका खून साफ कर रहे थे। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। राम डॉक्टर का कॉलर पकड़कर, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। विक्रांत डॉक्टर से राम को अलग करके, राम संभालो अपने आप को, तुम्हें होश से काम लेना होगा। डॉक्टर राम से, देखिए सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे को कुछ भी ना हो। हमें जल्द से जल्द बच्चे को ऑपरेशन करना होगा। राम प्रिंस के पास जाकर उसके माथे को चूम कर कहता है, जो करना है, जैसे करना है करो, मुझे बस मेरा बेटा सही सलामत चाहिए। राम बेबस होकर बाहर आकर बैठ जाता है। तब तक सभी घर वाले भी आ गए थे। सबको सिया के गायब होने और प्रिंस के एक्सीडेंट की खबर मिल गई थी। करण, विकास और विक्रांत राम को संभाल रहे थे। प्रेम सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। बाकी लोग चुपचाप साइड में खड़े थे और ऑपरेशन पूरा होने का वेट कर रहे थे। अचानक उस शांति भरे माहौल में राम का फोन रिंग करने लगा। राम का फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उठा लिया। राम कॉल पिक करके, हेलो, उधर से किसी के गाने और हंसने की आवाज आ रही थी। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, हा 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 हा। राम गुस्से से खड़ा होकर, रावण, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता मेरी सिया कहाँ है। रावण हंसते हुए, शांत शांत राम, अभी तक शायद तुम्हारा बेटा जिंदा है तभी तुम इतना बोल रहे हो। अगर वो मर गया होता तो शायद तुम कुछ बोलने लायक नहीं होते। राम की आंखें इतना सुनकर और ज्यादा गहरी हो गई। अगर अभी इस वक्त रावण उसके सामने होता तो वो उसे जान से ही मार देता। जब राम कुछ नहीं बोला तो फिर रावण ने हंसते हुए कहा, चू 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 चू। बेचारा राम, आवाज ही नहीं निकल रही है बेचारे की। सोच, जो तेरे घर पर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो वहां ना हो तो। राम गुस्से से चिल्लाकर, रावण, अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चों को जाने दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना तो मुझसे बात कर, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। रावण हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, बस निकल गई तेरी अकड़। कहा गया वो राम रघुवंशी जिसके आगे सब झुकते थे वही आज मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है। राम बेबसी से, मेरे बच्चे और सिया कहाँ है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। रावण एक्टिंग करते हुए, अरे मैं तो डर गया। फिर हंसते हुए, इस बार कोई गलती नहीं मिस्टर राम, अकेले आना होगा तुम्हें, किसी को भी लेकर नहीं आओगे। तुम हॉस्पिटल से बाहर निकलो, तुम्हें मेरा आदमी मिल जाएगा। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अपने बच्चों की जान से हाथ धो बैठोगे। राम गहरी सांस लेकर, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। रावण फिर गाते हुए, आइए, इंतजार है आपका। इतना कहकर वो फोन रख देता है। राम फोन रखकर जब पीछे मुड़कर देखता है तो सब उसे ही देख रहे थे। राम सबसे, रावण ने बच्चों को भी उठा लिया है। प्रेम हैरानी से, लेकिन बच्चे तो नैना के पास थे ना, नैना ने उनका ध्यान क्यों नहीं रखा। राम प्रेम को गुस्से से देखकर, प्रेम कैसी बातें कर रहे हो, नैना एक लड़की है, पता नहीं उन्होंने क्या किया होगा उसके साथ। तुम घर जाओ और नैना को यहाँ लेकर आओ, सब एक साथ ही रहेंगे, कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। अब मैं और किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मुझे रावण ने अकेले बुलाया है तो मैं जा रहा हूँ। तुम सबको प्रिंस का ध्यान रखना है। मैं जल्दी ही सिया और बच्चों को लेकर आऊंगा। विक्रांत राम से, राम तुम पागल हो गए हो क्या, उसने तुम्हें अकेले बुलाया है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। राम विक्रांत से, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे और सिया ही दिख रही है जिसे मुझे बचाना है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, शायद उसके आदमी मेरे ऊपर नजर भी रखे हुए हैं, इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम सब लोग यहाँ संभाल लेना। राम करण से, मेरे भाई मेरे बेटे को संभाल लेना, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक वो तेरी जिम्मेदारी है। करण राम के गले लगकर, मुझे मेरा दोस्त सही सलामत वापस चाहिए और उसका परिवार भी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम प्रिंस का अच्छे से ध्यान रखेंगे। राम चारों तरफ देखकर, रोहन कहाँ है, विकास कहता है, वो प्रिंस को खून दे रहा है। राम बस हम्म कहता है और भारी मन से तुरंत ही हॉस्पिटल से निकल जाता है। बाहर आकर राम इधर उधर देखता है तो उसे एक कार खड़ी दिखाई देती है। राम चुपचाप चलकर उस कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही 2 मिनट बाद वो बेहोश हो जाता है।
ड्राइवर जब देखता है कि राम बेहोश हो गया है तो मास्क हटाकर किसी को कॉल करके कहता है, हाँ बॉस, वो बेहोश हो गया है, मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। ड्राइवर कॉल कट करके कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। इधर प्रेम जैसे ही घर पहुंचता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि पूरे घर में शांति फैली हुई थी। उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। प्रेम पूरा घर चेक कर लेता है लेकिन उसे नैना कहीं भी दिखाई नहीं देती है। प्रेम कुछ सोचते हुए राम के रूम की तरफ भागता है और जैसे ही राम के रूम में जाता है तो उसे नैना जमीन में बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। प्रेम नैना के पास जाकर जल्दी से उसे गोद में उठाकर बैग पर लेटा देता है और उसके गाल थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। प्रेम, नैना, नैना, नैना उठो। प्रेम जल्दी से साइड टेबल पर रखे पानी का ग्लास उठाकर नैना के चेहरे पर छींटे मारता है जिससे नैना धीरे धीरे होश में आ जाती है। नैना एकदम से चिल्लाकर, छोड़ो उन्हें, मैंने कहा छोड़ो। प्रेम नैना को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, नैना बस सब ठीक है। नैना प्रेम के सीने से लगे हुए सिसकते हुए, प्रेम वो लोग बच्चों को लेकर चले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। प्रेम नैना का माथा चूमकर उसे चुप करवाते हुए, रिलैक्स नैना, राम गए हैं, वो उन्हें बचाकर ले आएंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, इस वक्त प्रिंस को हमारी बहुत जरूरत है। नैना हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 92। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर जैसा घर बना हुआ था। चारों तरफ बस धूल और गंदगी फैली हुई थी। बहुत सारे वेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स भी वहां थे। वो पूरे घर में चारों तरफ फैले हुए थे। इसी एक कमरे में सिया के दोनों हाथों और पैरों को बांध कर रखा गया था। उसी के सामने रावण एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। रावण सिया को देखकर, चू 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 चू, बताओ क्या हालत हो गई है तुम्हारी? चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देती तो ये सब नहीं झेलना पड़ता। जिस प्रॉपर्टी के लिए मैंने इतने सालों से मेहनत की, जिसकी वजह से न जाने कितने ही लोगों को मुझे मरना पड़ा, जिसमें एक तेरी माँ भी आती है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को अक्ल नहीं आई, फिर से आ गए मुझसे मरने। रावण अपने सर पर हाथ फेर कर, लगता है कि तुम सब की मौत मेरे ही हाथों ही लिखी हुई है। सिया हंसते हुए, बहुत गलत फहमी है तुम्हें कि तुम हमें मार दोगे। एक बार राम को आ जाने दो, उसके बाद देखते हैं कि कौन मरेगा और कौन बचेगा। कल भी रावण राम के हाथों ही मरा था और आज भी रावण राम के हाथों ही मरेगा। तेरे पापों का अब घड़ा भर चुका है, तू मुझे यहाँ नहीं लाया है, तेरी मौत खींच लाई है तुझे। रावण खड़ा होकर हंसते हुए, वो तो तुम अभी देख लोगी, क्योंकि तुम्हारा पति भी यही आ रहा है। रावण सिया को दूसरी तरफ देखने को कहता है, जरा एक नज़र उधर भी डाल लो। सिया जैसे ही दूसरी तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है, उसकी सांस ही अटक जाती है। उधर पालने में दोनों बच्चे लेटे हुए थे और उनके दोनों तरफ बंदूक लिए आदमी खड़े हुए थे। रावण सिया की लाचारी पर हंसते हुए, कैसा लगा अपने बच्चों को यहाँ देखकर? और हाँ, एक वहाँ हॉस्पिटल में मौत के लिए तड़प रहा है। आज तुम्हारा पूरा खानदान मेरे ही हाथों मरेगा, और पता है इसमें किसने मेरा साथ दिया है? सिया बिना किसी भाव के रावण की तरफ देख रही थी। रावण सिया से कहता है, ये देखो। जैसे ही सिया रावण के पीछे देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां मीरा खड़ी हुई थी। सिया मीरा को देखकर, मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, वरना ये आदमी तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। मीरा सिया की बात पर कोई ध्यान नहीं देती है और आगे बढ़कर रावण के गले लग जाती है। रावण भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। सिया बस हैरानी और शौक से दोनों को देख रही थी। मीरा रावण के गले लगे ही उसके होठों को किस कर लेती है और रावण भी मीरा को किस कर लेता है। दोनों सिया को अपनी करीबी दिखा रहे थे कि वो दोनों कितने करीब है। सिया जोर से चिल्लाए, मीरा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारे पापा की उम्र का है ये इंसान और तुम इसके गले लगकर इसे किस कर रही हो? मीरा सिया से बेपरवाही से, सो वॉट, अपने पति के गले लगना या उसे किस करना कौन सा बुरी बात है? सिया को अब यकीन करना और मुश्किल हो रहा था। सिया प्यार से मीरा को समझाते हुए, देखो मीरा, जरूर इस इंसान ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है ना। तुम तो राम की बहन हो ना, तुम ऐसी नहीं थी। देखो ऐसा मत करो, सब तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हें इस तरह से देखेंगे तो सबका दिल टूट जाएगा। तुम फिक्र मत करो, राम आते ही होंगे, वो तुम्हें और मुझे बचा लेंगे। मीरा सिया की बातें सुनकर हंसते हुए, सिया तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि मैंने रावण से शादी कर ली है? सिया को झटका लगा। मीरा ने आगे कहा, तुम्हें पता है तुम सबकी बर्बादी के पीछे मैं ही हूँ। सिया बस मीरा को ही देख रही थी। उसे इस वक्त मीरा में राम की बहन नजर ही नहीं आ रही थी, उसे तो मीरा कोई और लग रही थी।
अंडरस्को 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 अंडरस्को। इधर हॉस्पिटल में प्रिंस की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। मिस्टर कपूर ने प्रिंस के ऑपरेशन की जिम्मेदारी ले ली। प्रिंस का ऑपरेशन शुरू हुआ। सब बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब सही हो। न किसी आंखों में नींद थी और न ही किसी की आंखों में चैन था। सबको बस राम और सिया साथ ही बच्चों की फिक्र हो रही थी। अंडरस्को 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 अंडरस्को। इधर उस खंडहर जैसे घर में एक कार आकर रुकी और उसमें से 4 आदमियों ने बेहोश राम को बाहर निकाला और जिस रूम में सिया थी उस रूम की तरफ ले गए। रावण सिया से, लो आ गया तुम्हारा पति। वो चारों आदमी राम को वही पटक कर चले गए। राम अभी भी बेहोश था, इसलिए उसे नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ है। जैसे ही सिया की नज़र राम पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सिया को राम को आवाज देकर राम राम राम। रावण और मीरा सिया की बेबसी पर बस हंस रहे थे। रावण कहता है, तुम चाहे जो कर लो, अब ये होश में नहीं आने वाला। सिया रावण की तरफ गुस्से से देखकर, तुम्हें क्या लगता है राम की ऐसी हालत करके तुमने जंग जीत ली? अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। रावण हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, वो तो वक्त बताएगा। इतना कहकर रावण मीरा का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। अब उस कमरे में सिर्फ सिया, राम और बच्चे थे। कमरे के बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे कि ये लोग बाहर निकल न पाए। रावण मीरा से, तुमने वो पेपर्स बनवाए जिनके लिए बोला था? मीरा हाँ में अपना सर हिला देती है और अपनी पर्स से वो सारे पेपर्स निकाल कर रावण को दे देती है। रावण सारे पेपर्स चेक करके कहता है, लव यू बेबी, तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अब हम दोनों मिलकर उन सबको खत्म कर देंगे और फिर सबसे दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। मीरा बस मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। रावण मीरा के गले लगकर कहता है, थैंक यू कि अगर उस दिन तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो आज शायद मैं मर गया होता। मीरा रावण से, ऐसा मत कहो, जब तक मैं हूँ कोई तुम तक नहीं पहुँच सकता है। रावण वापस से मीरा को गले लगा लेता है। गले लगाते ही मीरा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन जल्द ही वो उन्हें नॉर्मल कर लेती है। रावण और मीरा साथ में बैठकर कुछ डिस्कस करते हैं कि आगे कैसे और क्या करना है। अंडरस्को 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 अंडरस्को। इधर रावण के जाते ही राम ने तुरंत ही अपनी आंखें खोल ली। सिया राम को होश में आते हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। राम जल्दी से सिया के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। सिया भी खुद को राम की बाहों में ढीला छोड़ देती है। एपिसोड 93। सिया रोते हुए राम से कहती हैं, राम मेरा बच्चा कैसा है, बोलो ना, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? सिया की बात सुनकर राम चुप हो जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे सिया को बताएगी। इस वक्त प्रिंस की हालत बहुत खराब है। सिया राम को चुप देखकर कहती हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, बताएं ना, क्या रावण ने जो कहा वो सच है? कहीं मेरा बच्चा। सिया इससे आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही राम सिया के माथे को चूम कर कहता है, कुछ नहीं हुआ है हमारे से बच्चे को, वो बिल्कुल ठीक है। रावण ने बस तुम्हें कमजोर करने के लिए कहा था। राम की बात सुनकर सिया अपनी आंखें बंद कर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि चलो उसका बच्चा तो सेफ है। राम सिया को देखकर मन में कहता है, मुझे माफ कर दो सिया, लेकिन मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। राम दोनों बच्चों को उठाकर सिया की गोद में देता है और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे दरवाजा मिल जाता है। राम सिया को रुकने का कहकर दरवाजे के पास जाकर देखता है तो उसे दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स खड़े दिखाई पड़ते हैं। राम कुछ देर सोचकर अंदर से कुछ आवाजें करने लगता है, जिससे उन दोनों गार्ड्स का ध्यान अंदर रूम की तरफ आ जाता है। पहला गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है, जाओ जाकर देखो ये आवाज कैसी आ रही है, अगर कुछ भी हुआ ना तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। दूसरा गार्ड सर हिलाकर अंदर आ जाता है।
अंदर आकर वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। राम सिया को लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। गार्ड थोड़ा और आगे बढ़कर देखता है, तभी अचानक से उसके सर पर वार कर देता है जिससे वो वही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। राम सिया का हाथ पकड़कर फिर से दरवाजे के पीछे छुप जाता है। जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी पहला गार्ड बाहर नहीं आया तो दूसरा गार्ड भी अंदर जाकर देखता है तो उसे पहला गार्ड बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी राम फिर पीछे से आकर उसके सर पर वार करता है जिससे वो भी वही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। राम तुरंत ही सिया को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। दोनों ही छुपते हुए जा रहे थे। इधर रावण को खबर मिल चुकी थी कि राम और सिया भाग गए हैं। वो सारे उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर राम सिया को लेकर उस खंडहर जैसी जगह से बाहर निकल जाता है। दोनों ही एक एक बच्चे को लेकर भाग रहे थे क्योंकि पहले बच्चों की सेफ्टी जरूरी थी। वो दोनों भागते हुए एक पहाड़ी जैसी जगह पर आकर रुक जाते हैं। सिया थक चुकी थी तो वो एक पत्थर पर बैठ गई। राम भी उसके बगल में बैठ गया। राम ने दोनों बच्चों को देखा जो बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पता हो कि अभी उनका शांत रहना कितना जरूरी है। राम दोनों बच्चों का माथा चूम लेता है। अभी उन्हें वहां बैठे कुछ देर ही हुई थी, वहां एक के बाद एक गाड़ियां आकर रुकती है। उन गाड़ियों को देखकर राम और सिया झट से खड़े हो जाते हैं। कार से रावण बाहर आता है और उसके साथ ही मीरा भी बाहर आती है। रावण हंसते हुए राम से कहता है, राम राम, मानना पड़ेगा तुझे, आखिर तूने सिया को बचा ही लिया, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो तुम फिर से पकड़े जा चुके हो। चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो और अपने बीवी बच्चों को लेकर चले जाओ। राम मुस्कुराते हुए कहता है, और अगर मैं साइन न करूं तो? रावण अपने हाथ में पकड़ी गन लेकर अपने माथे पर रखकर कहता है, एमे यार, क्यों मुझसे खून कराना चाहते हो? चुपचाप इन पेपर्स पर साइन करो, वरना। ये कहकर रावण सिया की गोली चला देता है। 1 मिनट के लिए तो राम की सांसें ही रुक गई थी। राम सिया को देखकर चिल्ला पड़ता है, सिया, लेकिन जैसे ही उसने सिया को सही सलामत देखा तो उसे चैन आया। राम की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वही सिया डर के मारे अपने बच्चों को सीने से लगाए खड़ी हुई थी। रावण एकदम सीरियस होकर कहता है, अभी तो निशाना चुका है लेकिन अगली बार नहीं चुकेगा। सीधी गोली तेरी बीवी के सीने के लगेगी जाकर। अब ज्यादा ड्रामा न करते हुए चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दे। रावण का निशाना अभी भी सिया की तरफ था, जिससे राम मजबूर होकर रावण से वो पेपर्स ले लेता है और उन्हें पढ़ने लगता है। राम हैरानी से, ये मेरे नाम कब हुए? ये तो प्रिंस के नाम थे ना? रावण कहता है, हाँ ये तेरे बेटे की ही नाम पर थे, लेकिन तू इतना भोला क्यों बन रहा है, जैसे तो तुझे कुछ पता ही नहीं है। तूने ही ये अपने नाम करवाया था ना? राम को बहुत गुस्सा आ रहा था कि रावण को उसकी इस चाल के बारे में भी पता चल गया था। राम ने एक नज़र सिया की तरफ देखा जो अभी भी बहुत घबराई हुई थी। सिया के चेहरा देखकर राम ने तुरंत ही उन पेपर्स पर साइन कर दिया और उन्हें रावण की तरफ बढ़ा दिया। रावण राम के हाथ से सारे पेपर्स लेकर अच्छे से पढ़ता है और फिर खुश हो जाता है। रावण खुश होकर कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे इतने सालों की मेहनत का फल मुझे आखिर मिल ही गया। राम रावण से कहता है, तुम्हें सब मिल गया न, तो अब मुझे और सिया को जाने दो। रावण राम को देखकर, मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है, तुम्हें जाने दूँ फिर तुम मुझे मार सको। मैं तुझे कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए आज तुम सबका आखिरी दिन है। याद कर लो जिसे याद करना चाहते हो। ये कहकर रावण राम की तरफ गन पॉइंट कर देता है। राम की तरफ गन देखकर सिया और डर जाती है। अचानक ही राम हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देखकर रावण कंफ्यूज हो जाता है और उसे देखकर कहता है, लगता है बेचारे को अपनी मौत का सदमा लग गया है, तभी पागलों जैसे हंस रहा है। राम कहता है, जरा पीछे देखो मेरे दोस्त, तुम्हारी बारात निकालने के लिए कितने लोग आए हैं। रावण जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि मीरा उस पर गन पॉइंट करके खड़ी हुई थी और उसके सारे आदमियों को ऊपर भी आदि, प्रेम, करण, विक्रांत, विकास और रवि पुलिस फोर्स के साथ खड़े हुए थे। रावण सबको एक साथ देखकर हैरान हो जाता है। राम आगे कहता है, क्यों, कैसा लगा ट्रेलर? पिक्चर तो अभी बाकी है। करण कहता है, राम तू कहे तो इस रावण को आगे की पिक्चर मैं ही दिखा दूं, मेरा बहुत मन कर रहा है। राम हंसते हुए कहता है, अरे नहीं यार, इसे तो मैं ही आगे की पिक्चर भी दिखाऊंगा और चांद तारे भी। बहुत शौक है ना उसे दूसरों की जिंदगी से खेलने का, अब बारी इसकी है। इतना कहकर राम रावण को एक मुक्का मरता है, जिससे रावण थोड़ा पीछे होकर नीचे गिर जाता है। मुक्का इतना जोर का था कि रावण के होठों से खून निकल आता है।
रावण गुस्से से राम को देखता है और फिर मीरा से कहता है, मीरा तुम उनका साथ क्यों दे रही हो? भूल गई कि कैसे इन लोगों ने ही तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर किया था? तुम कैसे सब भूल सकती हो? रावण की बात सुनकर मीरा रावण के पास आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। थप्पड़ पड़ते ही रावण के हाथ की मुट्ठी कस जाती है और दूसरा हाथ गाल पर चला जाता है। वही बाकी सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे। मीरा गुस्से से कहती है, तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, कुछ देर के लिए तुम्हारी बातों में जरूर आ गई थी, लेकिन सच्चाई खुद ही मेरे सामने आ गई। वैभव ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उसके साथ क्या किया? उसे मार दिया। आखिर क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? उसने तो तुम्हारी जान बचाई थी ना, फिर क्यों मारा उसे? रावण गुस्से से अपने जबड़े भींचकर कहता है, तो क्या करता अगर उसे न मारता तो? साले ने मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया था। मुझे बचाकर कोई एहसान नहीं किया था उसने, इसलिए मार दिया और तुझे झूठी कहानी बनाकर अपनी तरफ कर लिया। लेकिन तू खून तो इन रघुवंशियों का ही है ना, इसलिए इनकी तरफ हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लोग अब भी मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। अभी कोई कुछ समझता उससे पहले ही रावण मीरा के हाथ से गन छीनकर उसे धक्का दे देता है, जिससे मीरा थोड़ा पीछे हटकर गिरने लगती है, लेकिन राम उसे संभाल लेता है। तब तक रावण सिया की तरफ गन पॉइंट करके कहता है, अब या तो तू रहेगी या तो मैं। अभी कोई उसे रोक पाता उससे पहले ही वो सिया की तरफ गन चला देता है। गोली चलने से सब शॉक हो जाते हैं। राम सिया को देखकर चीखता है, सिया। एपिसोड 94। रावण सिया की तरफ गन पॉइंट करके गोली चला देता है। गोली चलते ही सबकी जान अटक जाती है। एक अनहोनी के डर से सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। राम तो बस सिया की तरफ गोली चाहते ही अपनी जगह पर जम जाता है। गोली सिया को लगती उससे पहले ही किसी ने सिया को दूसरी तरफ खींच लिया, जिससे सिया को गोली नहीं लगी। खींचे जाने की वजह से सिया थोड़ा लड़खड़ा जाती है, जिससे दोनों बच्चे गिरते गिरते बचे। दोनों बच्चे डर की वजह से रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों की रोने की आवाज़ सुनकर सब जैसे एक नींद से जागे हो। सबने जब सिया की तरफ देखा तो सबने चैन की सांस ली, क्योंकि सिया आदि के साथ सही सलामत खड़ी थी। रावण गुस्से से आदि को देखने लगता है और चिल्लाकर कहता है, मारना तो मुझे सबसे पहले तुझे चाहिए था, क्योंकि तू हर बार मेरे प्लान के बीच में आ जाता है। कभी उस बच्चे को बचा लेता है तो कभी इसे। रावण अब आदि की तरफ गन पॉइंट करके उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन वो गोली चलाता उससे पहले ही करण रावण के पास आकर पीछे से एक जोरदार लात रावण की पीठ पर मारता है, जिससे रावण कुछ कदम आगे जाकर गिर जाता है और उसके हाथ से गन छूटकर गिर जाती है। करण रावण को संभलने का मौका दिए बिना ही उसे मारने लगता है। राम भागकर सिया के पास जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। सिया भी राम को गले लगकर एक सुकून की सांस लेती है। थोड़ी देर पहले उसे लगा था कि अब वो राम से दूर हो जाएगी, लेकिन आदि की वजह से वो बच गई। राम सिया के माथे को चूमकर कहता है, तुम ठीक हो ना? सिया बस हाँ में सर हिला देती है। राम दोनों बच्चों के माथे को चूम लेता है और फिर आदि से कहता है, आदि मैं तुम्हें थैंक यू बोलकर तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सिया क्या है। इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम सिया के साथ ही रहना जब तक मैं इस रावण का अंत न कर दूँ। आदि मुस्कान के साथ कहता है, जरूर चाचू। उसके बाद राम अपनी आंखों में बेहद गुस्सा लिए पीछे मुड़ता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। राम चलकर करण के पास आता है और उसे रोकते हुए कहता है, बस करण, अब इसे छोड़ दें। जहां करण राम की बात सुनकर हैरान था, वहीं रावण हंसते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? डर गया क्या मुझसे? हाँ, तुझे डरना ही चाहिए, क्योंकि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब इस बार राम की नहीं रावण की जीत होगी। रावण अपने हाथ से अपने होंठ के पास खून पोंछता हुआ खड़ा होता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम लोगों की जान को बख्श दूंगा। राम गुस्से से लेकिन बेहद ही शांति से कहता है, ठीक है जाओ। करण राम से कहता है, राम ये तू क्या कर रहा है? इसे क्यों छोड़ रहा है? करण की बात पर राम उसे कोई जवाब नहीं देता है और रावण की तरफ देखने लगता है, जो मुस्कुराते हुए आगे जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक पीछे मुड़कर राम की गन पॉइंट करके कहता है, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा? रावण हंसते हुए आगे कहता है, ना, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा। मैं तुझे मार कर ही मारूंगा। मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे और इस सिया को जिंदगी भर का दर्द देकर जाऊंगा, ताकि ये कभी खुश न रह सके, जैसे इसकी माँ कभी खुश नहीं रह सकी। मैंने उसे जिंदगी भर का दर्द दिया था। इतना कहकर रावण राम के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन गोली नहीं चलती है। वो 2 से 3 बार कोशिश करता है, लेकिन बंदूक से गोली ही नहीं चलती है।
राम मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ? गोली नहीं चली? चलेगी भी कैसे, गन में बुलेट है ही नहीं, गन खाली है। राम की बात सुनकर रावण को अब थोड़ा डर लगने लगता है। वो गुस्से से गन फेंक कर भागने ही वाला था कि उससे पहले ही राम उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। मारते मारते राम उसे अधमरा कर देता है और फिर अपने पीछे से गन निकाल कर रावण के माथे पर रख कर कहता है, अभी के अभी मैं तेरा खेल खत्म किए देता हूँ, आज के बाद तू किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। राम गोली चलाता उससे पहले ही रवि आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि छोटे, ये क्या कर रहा है तू कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तू फिक्र मत कर, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। राम रवि के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, ब्रो, कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसे तो मैं आज इसके किए की सजा देकर रहूंगा। रवि फिर से राम को समझाते हुए कहता है, देख छोटे, अपने बारे में न सही सिया के बारे में तो सोच, क्या वो देख पाएगी तुझे किसी को मारता हुआ? मेरी बात मान और रावण को मेरे हवाले कर दे, मैं इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। राम ने पीछे मुड़कर सिया को तरफ देखा जो रोते हुए उसे न का इशारा कर रही थी। राम ने गहरी सांस ली और उसने फिर रावण को छोड़ दिया और सीधे सिया के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और उसके सर को चूम कर कहता है, जान डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। इधर रवि ने रावण को हथकड़ी पहना दी और उसे अपने जूनियर इंस्पेक्टर के हवाले करके कहता है, इसे सही से लेकर जाना, समझे? इंस्पेक्टर रवि को सैल्यूट करके कहता है, जी सर, और रावण को लेकर जाने लगता है। रावण गुस्से से पीछे मुड़कर राम और सिया को देखता है जो एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे थे। रावण उन्हें देखकर मन में, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम दोनों खुश नहीं हो सकते हो, मैं तुम्हें कभी खुश रहने ही नहीं दूंगा। रावण आगे जाने लगता है लेकिन उसके मन में जो चल रहा था उससे सभी अनजान थे। इधर राम भी सिया और बच्चों के साथ कार की तरफ जाने लगता है। राम ने सिया से एक बच्चे को ले लिया था। दोनों साथ में अभी कार तक पहुंचे थे कि रावण अपने पास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर की गन छीनकर राम की तरफ पॉइंट करके कहा, अगर मुझे जेल जाना है ही तो मैं तुझे मार कर ही जाऊंगा, ताकि ये सिया कभी भी अपनी जिंदगी में खुश न रह सके, तिल तिल तड़प कर मरे। रावण के इतनी जल्दी राम पर गन पॉइंट करने से सब घबराते जाते हैं, सबसे ज्यादा तो सिया। वो कांपने लगती है और रावण की इतनी नफरत भरी बातें सुनकर सबको उससे और नफरत होने लगती है। रावण राम पर जैसे ही गोली चलाता है कि वहां पर लगातार 6 गोलियों के चलने की आवाज होती है। गोलियों की आवाज सुनकर सबको सांसें ही थम जाती है। थोड़ी देर तक तो वहां उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद किसी के गिरने की आवाज आती है। धम्म, सब उस ओर देखते हैं तो रावण जमीन पर पड़ा हुआ था और राम ने रावण की तरफ गन पॉइंट कर रखी थी, साथ ही बच्चे को अपने सीने से लगाए रखा हुआ था। राम को सही सलामत देखकर सिया को जान में जान आती है और वो तुरंत ही राम के गले लग जाती है। राम भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रवि गहरी सांस लेकर राम के हाथ से गन लेकर उसे अपने पास रख लेता है और इंस्पेक्टर से रावण की बॉडी ले जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद रावण की बॉडी को वहां से ले जाया जाता है। राम रवि से कहता है, सॉरी ब्रो, लेकिन रावण का अंत करना जरूरी था। रवि राम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हर युग में रावण का अंत राम के ही हाथों होगा, आज ये साबित हो गया। तुम परेशान मत हो, सब मैं संभाल लूंगा। तुम हॉस्पिटल जाओ, वहां पर भी सबको तुम्हारी जरूरत है। राम हमें सर हिला देता है। सब कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। राम और सिया जल्दी से अंदर जाते हैं तो और वार्ड के बाहर खड़े रोहन से पूछते हैं, रोहन, प्रिंस कैसा है अब? रोहन कुछ बोलता उससे पहले ही मिस्टर कपूर पीछे से आकर कहते हैं, प्रिंस बिल्कुल ठीक है, अभी सो रहा है। चलो तुम सब भी आओ, अपनी ड्रेसिंग करवा लो। सिया को भी एक वार्ड में ले आया जाता है क्योंकि उसे भी बहुत सी चोटें लगी थी। दोनों बच्चे अभी सो रहे थे। नर्स सिया की ड्रेसिंग करके उसे रेस्ट करने का बोलकर बाहर चली गई। दूसरे वार्ड में मीरा को एडमिट कराया गया था, उसे भी हल्की चोट लगी थी। रोहन और उसके मॉम डैड मीरा के ही पास थे। रोहन को अपनी बहन पर बहुत गर्व हो रहा था कि उसने राम की हेल्प की। एक दिन बाद प्रिंस को होश आ गया था। कुछ दिन उसे हॉस्पिटल में रखना था, उसके बाद वो घर जा सकता था। बाकी सब घर चले गए थे। नैना भी दोनों बच्चों को लेकर प्रेम के साथ घर चली गई थी। हॉस्पिटल में बाद राम और सिया ही थे। कारण ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था क्योंकि काम बहुत पेंडिंग पड़ा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। अब प्रिंस भी काफी ठीक हो गया था। आज उसे डिस्चार्ज करके घर लाया जा रहा था। सिया घर पर डेकोरेशन करवा रही थी। उसने आज सारी तैयारियां करके रखी हुई थी। सब लोग हंसी खुशी इकट्ठा हुए थे। विक्रम भी अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। रवि, अनामिका और आदि भी आए थे।
राम और उसके मॉम डैड के बीच अब बातें होने लगी थी, लेकिन वो अपने दादाजी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। राम प्रिंस को लेकर जैसे ही घर आया तो सिया ने उसकी आरती उतार कर उसकी बाजार उतारी और उसके माथे को चूम कर अंदर लाई। आज सब लोग खुश होकर सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो खत्म हुई थी। रावण के अंत के बाद सबको यही लगा कि अब सारी परेशानियां खत्म हो गई और सभी अपनी लाइफ हंसी खुशी जीने लगे। लेकिन कोई था जो चुपचाप सही समय का इंतजार कर रहा था, रघुवंशी परिवार पर वार करने के लिए। एपिसोड 95। लंदन। मम्मा 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 मेरे कपड़े, मम्मा मम्मा मेरा नाश्ता, मम्मा मम्मा मेरा चॉकलेट मिल्क, जान जान मेरा वॉलेट कहाँ है। नीचे किचन में खड़ी सिया जो इस टाइम ब्रेकफास्ट बना रही थी, एक बड़ी सी प्लेट पर सब कुछ रखकर जल्दी से बाहर की तरफ भागती है। सबसे पहले प्रिंस को उसका नाश्ता टेबल पर रखकर जल्दी से ऊपर की तरफ जाती है। फर्स्ट फ्लोर पर सबसे पहले वाले रूम में जाकर अपने हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रखकर जल्दी से कबर्ड से कपड़े निकालकर बेड पर रखती है और ट्रे लेकर आगे जाकर दूसरे रूम में जाती है। इस रूम में एक लड़की बेड पर आराम से सो रही थी और नींद में ही मिल्क शेक बोलकर चिल्ला रही थी। सिया उसके माथे को चूमकर जल्दी से उसका मिल्क शेक टेबल पर रखकर बाहर आती है और जस्ट बगल वाले रूम में जाती है जहां राम रेडी हो रहा था। राम सिया को देखकर, जान जल्दी कीजिए वरना आज फिर आपके बेटे को हमें सुनाने का मौका मिल जाएगा। सिया हंसते हुए, तो आप रोज क्यों लेट होते हैं? मैं आपको टाइम से उठा देती हूँ फिर भी आप नहीं उठते हैं। सिया टेबल से वॉलेट उठाकर राम को देते हुए कहती है। राम चेहरा बनाकर, हाँ आपको तो बस अपना बेटा सही लगता है, आपको क्या पता ऑफिस में मेरी क्या हालत करता है। अब मैंने सोच लिया है कि उसे एमडी बनाकर खुद घर पर रहकर आराम करो। सिया राम का कोट सही करते हुए कहती है, और आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा आपको ऐसा करने देगा? राम हताश होकर, हम सही कहा, अच्छा अब मैं जाता हूँ वरना और देर हो जाएगी, अभी मुझे मेरी प्रिंसेस के पास भी जाना है। ये कहते हुए राम तुरंत ही बाहर निकल जाता है। सिया भी राम के जाने के बाद रूम सही करके नीचे आती है। तब तक प्रिंस ने नाश्ता कर लिया था और सौम्य भी रेडी होकर नीचे आता है। वो प्रिंस के पैर छूकर कहता है, गुड मॉर्निंग भाई। प्रिंस सौम्य को गले लगाकर, कितनी बार बोला है मेरे गले लगाकर, ये पैर मत छुआ कर। सौम्य प्रिंस से अलग होकर, और मैंने आपको को कितनी बार बोला है कि मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि ये मेरी मम्मा के संस्कार है। उसके बाद दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। तब तक राम भी नीचे आता है। राम को देखते ही दोनों अपनी अपनी चेयर से खड़े होकर उसके पैर छूते हैं और गुड मॉर्निंग डैड कहते हैं। राम दोनों को गले लगाकर गुड मॉर्निंग कहता है और नाश्ते के लिए बैठ जाता है। सिया राम के लिए नाश्ता लगती है। प्रिंस उठते हुए, मम्मा मैं जा रहा हूँ, छोटे को भी कॉलेज छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। सिया बस हम कहती हैं। प्रिंस और सौम्य तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। राम भी नाश्ता करके सिया के माथे को चूमकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। सबके जाने के बाद सिया नीचे का सब कुछ समेटकर अपनी गुड़िया के रूम में जाती है। सिया खिड़की से पर्दे हटाकर बाहर देखते हुए सोचने लगती है। सिया मन में, कितने साल बीत गए लेकिन आज भी वो हादसा मेरे दिमाग से नहीं जाता जिसने मेरी बेटी की जिंदगी ही बदल दी, जिसकी वजह से हमें सबसे इतनी दूर आना पड़ा, सबको छोड़कर। लेकिन अब वापस जाने का समय आ गया है। बहुत रह लिया सबसे दूर, अब सबके पास और सबके साथ रहना है। इन 20 सालों में सब कुछ बदल गया था। राम के दादा दादी अब इस दुनिया में नहीं थे। मीरा की भी शादी हो गई थी। आदि आगे की स्टडी करके एक साइंटिस्ट बन गया था। नैना और प्रेम की एक प्यारी सी बेटी है। पूजा और करण की एक बेटी और एक बेटा। सुमन और विकास का एक बेटा। सब एक दूसरे एक हादसे की वजह से दूर हुए थे। अब सबके साथ में आने का टाइम है। सिया अपनी बेटी की आवाज़ से अपनी सोच से बाहर आती है और पर्दे ठीक करके बेड पर बैठकर अपनी बेटी के बालों को सहलाकर कहती हैं, गुड़िया अब उठ जाओ, देखो आज मम्मा ने आपका फेवरेट चोको मिल्क शेक बनाया है। सिया की बेटी सारा, लंदन में सियारा का सारा हो गया था तो अब सारा ही रहेगा। सारा सिया की गोद में सर रख कर कहती है, मम्मा डैडू गए। सिया वैसे ही प्यार से हाथ फेरते हुए, हाँ बेटा डैडू गए। सारा, और ब्रो भी। सिया, हाँ। सारा सिया की कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर फिर से सो जाती है। सिया उसकी ये हरकत देखकर बस मुस्कुरा देती है। तभी सिया का फोन बजता है। सिया साइड टेबल पर से अपना फोन उठाकर देखती है तो उसमें मानवी इंडिया शो हो रहा था। सिया अपनी बहन का कॉल देखकर बहुत खुश होती है। सिया एक हाथ से सारा के बाल सहला रही थी और दूसरे हाथ से कॉल पिक करके कहती है, हेलो मानवी कैसी हो? मानवी, ठीक हूँ सिया, तुम बताओ? सिया, मैं भी अच्छी हूँ। और वहाँ सब कैसे है?
मॉम डैड कैसे है? मानवी, अरे अरे रुको, यहाँ सब लोग ठीक है। तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी इसलिए कॉल किया था। सिया हैरान होते हुए, क्या तुम माँ बनने वाली हो? कॉन्ग्रेट्स यार। मानवी हंसते हुए, क्या सिया तुम भी ना? और कोई गुड न्यूज नहीं हो सकती क्या? फिलहाल मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सिया शर्मिंदा होकर, ओह फिर क्या है? मानवी, अजीत की शादी फिक्स हो गई है और अगले हफ्ते एंगेजमेंट है। उसके 15 दिन बाद शादी। तुम सबको इंडिया आना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, समझी तुम? सिया खुश होकर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे ही अजीत सबसे बड़ा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने दिन बाद हम सब फिर एक साथ होंगे। लेकिन मानवी परेशान होकर, लेकिन क्या सिया? सिया उदास होकर, क्या राम मानेंगे आने के लिए? मानवी सिया को विश्वास दिलाकर, तुम फिक्र मत करो, राम से विक्रांत बात करेंगे। और वैसे भी राम अजीत को काफी पसंद है, वो जरूर आएंगे। सिया, ऐसा ही हो, हम सब फिर से एक साथ हो और हमारे बच्चे भी एक हर फिर सबसे मिले। मानवी हंसते हुए, हाँ बिल्कुल, अब जल्दी आना, मैं तुम सबका वेट करूंगी। सिया ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है और खुश होकर सारा से कहती है, गुड़िया उठो जल्दी, आज मम्मा गुड़िया को खुद रेडी करेगी। सारा खुश होकर जल्दी से उठ जाती है और कहती है, सच्ची मम्मा? सिया सारा के गाल चूम कर, मुच्ची बेटा। सिया सारा को अच्छे से नहलाकर रेडी कर देती है और फिर उसे नाश्ता कराती है। सिया के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इधर ऑफिस में प्रिंस सौम्य को कॉलेज छोड़कर जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, सब उसे देखते ही विश करने लगते हैं। प्रिंस सीधे लिफ्ट से 30th फ्लोर पर जाता है, जहां उसका केबिन था। अपने केबिन में जाने के बाद प्रिंस अपने असिस्टेंट तरुण को आवाज लगाता है। दोस्तों, अब प्रिंस को रेयांश बोलूंगी, जो कि उसका रियल नाम है। कोष्टक रेयांश। तरुण। रेयांश की आवाज सुनकर तरुण भागता हुआ रेयांश के केबिन में आता है। तरुण रेयांश के सामने सर झुकाकर, गुड मॉर्निंग सर। रेयांश, डैड ऑफिस आ गए? तरुण जल्दी से, जी सर, बिग बॉस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। रेयांश, ओक कहता है। तरुण फिर एक सांस में रेयांश का सारा शेड्यूल बताता है। रेयांश बस हम कहता है और तरुण को जाने को कहता है। तरुण के जाने के बाद रेयांश अपने काम में लग जाता है। इधर राम जैसे हो कॉन्फ्रेंस खत्म करके अपने केबिन में आता है, वैसे ही उसका फोन रिंग करने लगता है। राम कॉल पिक करके, हेलो विक्रांत, कैसे हो राम? राम, ठीक हूँ, तुम बताओ, वहाँ सब कैसे है? विक्रांत, यहाँ सब ठीक है, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। अजीत की शादी फिक्स हो गई है और तुम्हें सबको लेकर इंडिया आना है। राम विक्रांत की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। राम की चुप्पी देखकर विक्रांत आगे कहता है, देखो राम, हम सब जानते हैं कि प्रिंसेस के साथ जो हादसा हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब उसे काफी टाइम हो गया है। कब तक सबसे दूर रहोगे? अब वापस आ जाओ, सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। करण और प्रेम की हालत तो तुम जानते ही हो, ऐसा कोई दिन नहीं है जब उन्होंने तुम्हें याद न किया हो। अजीत भी तुम्हें बहुत मानता है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वापस आ जाओ। और प्रिंसेस को भी अपनी दूसरी फैमिली के बारे पता होना चाहिए, उसे भी सबका प्यार मिलना चाहिए। विक्रांत की बात सुनकर भी राम कोई रिएक्ट नहीं करता है। विक्रांत आगे कहता है, शायद अब तुम्हारे लिए हम सब मायने नहीं रखते हैं, इसलिए तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम शादी के आखिरी दिन तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे। इतना कहकर विक्रांत कॉल कट कर देता है। इंडिया। विक्रांत ने जैसे ही कॉल कट किया, सब लोग जो उसके पास ही थे, तुरंत ही सबने पूछा, क्या कहा राम ने? विक्रांत निराश होकर, कुछ कहा ही तो नहीं उसने। प्रेम उदास होकर, उसने खुद को हम सब से दूर कर लिया, अब शायद हो वो वापस आए। करण प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर, भरोसा रख, वो जरूर आएगा। विकास करण से, तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है? विक्रांत कहता है, क्योंकि अभी मैंने जो इमोशन ड्रामा किया है, देखना राम जरूर आऊंगा, भले ही शादी के दिन आए, क्योंकि वो अजीत को काफी पसंद करता है और अजीत का दिल नहीं तोड़ेगा वो। विक्रांत की बात सुनकर सबको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। सबको लगा कि अब राम जरूर आएगा। उधर लंदन में राम कॉल कट करके खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। उसके माइंड में क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता था। क्या राम इंडिया जाएगा? आखिर सालों पहले क्या हुआ था? कौन सा राज छुपा है? अब आगे रेयांश, सौम्य और सारा की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। एपिसोड 96। राम अपने केबिन की खिड़की से बाहर देख रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी रेयांश राम के रूम में आता है और राम को आवाज देता है, डैड।
रेयांश की आवाज राम को सुनाई नहीं देती है, वो अभी भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। एक दो बार रेयांश और कोशिश करता है लेकिन राम अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा था। रेयांश राम के कंधे पर हाथ रखकर, डैड। अचानक किसी के स्पर्श से राम अपनी सोच से बाहर आता है और हैरान भरी नजरों से रेयांश को देखकर, हाँ तुम यहाँ, कोई काम था? रेयांश राम के चेहरे को ध्यान से देखकर, हाँ डैड, वो अजीत का कॉल आया था, उसकी शादी है, हम सभी को इंडिया बुलाया उसने। मैंने उसे अभी कुछ नहीं कहा, आप बताओ क्या करना है हमें? राम एक गहरी सांस लेकर, अभी मीटिंग पर ध्यान दो, इस बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। राम को साफ साफ मना करने पर रेयांश बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। शाम को घर पर जैसे ही राम पहुंचता है तो देखता है कि सारा और सिया साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। सारा को देखते ही राम के फेस पर स्माइल आ जाती है। राम सारा को आवाज देकर, प्रिंसेस। जैसे ही सारा ने राम की आवाज सुनी वो दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे राम दिखाई देता है। सारा भागकर राम के गले लग जाती है और कहती है, डैडू आप आ गए। राम सारा के बालों में हाथ फेर कर, हम। राम और सारा साथ में अंदर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। तब सिया राम के लिए पानी लेकर आ जाती है। राम पानी का गिलास सिया से ले लेता है। सिया वही राम के पास बैठकर, आज का दिन कैसा रहा आपका? राम सारा को देखते हुए जो राम के गोद में सर रख कर लेटी हुई थी। ठीक था। सिया राम को बहुत गौर से देख रही थी। आज राम बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। सिया पूछना तो चाहती थी लेकिन सारा की वजह से पूछ नहीं पा रही थी। तभी रेयांश और सौम्य साथ में अंदर आते हैं। जैसे ही सारा की नज़र उन दोनों पर जाती है वो राम की गोद से झट से उठ जाती है और खड़ी होकर रेयांश और सौम्य की तरफ भागकर चिल्लाती है, ब्रो, भैया। सारा की आवाज़ सुनकर दोनों ही रुक जाते हैं। तब तक सारा उनके पास आकर दोनों के गले में लटक जाती है। सौम्य और रेयांश दोनों ही सारा की इस हरकत पर हंस देते हैं। सारा शिकायत करते हुए कहती है, आप दोनों ने कितनी देर दी आने में? मैं कब से आप दोनों का वेट कर रही थी। सौम्य और रेयांश सारा को सही से खड़ा कर पूछते हैं, वो क्यों? सारा क्यूट सा चेहरा बनाकर, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना है, हम इंडिया जा रहे हैं ना। सारा की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। राम जो मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देख रहा था, सारा की बात सुनकर उसका चेहरा कठोर हो जाता है। सिया भी काफी हैरान थी। राम उठकर सारा के पास आकर, प्रिंसेस आपसे किसने कहा कि हम सब इंडिया जाएंगे? सारा राम की बात सुनकर खुशी से, देखा आप चौंक गए ना? हूं ना मैं सबसे समझदार, मुझे सब पता चल ही जाता है। मम्मा को फोन आया था और मैंने सुन लिया था। सारा की बात सुनकर सिया कुछ कह नहीं पाती है। राम फिर बातों को चेंज करके कहता है, प्रिंसेस आज आपने डॉल का न्यू हाउस देखा? सारा नमे सर हिला देती है। राम कहता है, अरे जाओ देखो, मैंने कितना सुंदर रेडी करवाया है। राम की बात मानकर सारा तुरंत ही ऊपर की तरफ भागती है। सारा के जाने के बाद राम कहता है, इंडिया के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और सीधे अपने रूम में चला जाता है। सिया हताश होकर राम को देखती रहती है। सिया को देखकर रेयांश कहता है, मम्मा मैं डैड की बात से एग्री हूँ। मुझे भी लगता है कि हमें इंडिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपनी जान को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं कुछ भी भुला नहीं हूँ। इतना कहकर रेयांश भी सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में चला जाता है। सौम्य भी रेयांश के पीछे पीछे चला जाता है। सिया कुछ देर हॉल में बैठी रहती है, फिर अपने रूम में जाती है। सिया रूम में आकर देखती है तो उसे राम कहीं नजर नहीं आता है। वो फिर बालकनी में जाकर देखती है तो उसे राम रेलिंग के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। सिया राम के पास जाकर कहती है, क्या बात है राम, आप किस बात को लेकर इतने परेशान हैं? राम वैसे ही सामने देखते हुए, पता नहीं सिया, एक अजीब सा डर लग रहा है। जब से इंडिया जाने की बात हुई है, मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है, कहीं मैं अपनी प्रिंसेस को खो न दूं। मैं उलझन में हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या हमें इंडिया जाना चाहिए? सिया कहती है, राम मुझे लगता है कि हमें इंडिया जाना चाहिए। क्या आप हमेशा के लिए गुड़िया को अपने पास रखेंगे? कभी न कभी उसकी शादी तो करनी पड़ेगी न, तब तो वो हमसे दूर हो ही जाएगी। राम सिया के मुंह से शादी की बात सुनकर हैरानी से सिया की तरफ देखने लगता है। राम शौक होकर, शादी वो भी मेरी प्रिंसेस की? अभी वो बच्ची है, मैं उसकी शादी अभी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सिया कहती है, हाँ तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी शादी करनी है, लेकिन कभी न कभी तो होगी ही। तब आप क्या करेंगे? क्या आपको खुद पर और गुड़िया को सिखाए गए संस्कार पर भरोसा नहीं है? मुझे लगता है कि हमें इंडिया जाना चाहिए। 15 सालों से हम यहाँ हैं। इतने सालों में आपने न तो किसी से बात की है और न ही कभी इंडिया गए हैं।
लेकिन अब हमें जाना होगा। आप एक बार अजीत के बारे में जरूर सोच लेना। उसकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है? वो विक्रांत से ज़्यादा आपको मानता है। उसकी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी आने वाली है और उसका बेस्ट फ्रेंड ही न हो तो कैसा लगेगा? आपने उसे जिंदगी को हर छोटी बड़ी सीख दी है। आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। गुड़िया की फिक्र मत कीजिए, हम सब हैं न उसका ख्याल रखने के लिए। इतना कहकर सिया राम को सोचते हुए छोड़कर नीचे आकर डिनर की तैयारी करने लगती हैं। तभी सारा भागती हुई नीचे आती है और सिया की हेल्प करने लगती है। सिया और सारा मिलकर सारा डिनर रेडी करती हैं। कुछ देर बाद डिनर टेबल पर सब एक साथ बैठे हुए थे। राम सारा को अपने हाथ से खिला रहा था। फिर सबको देखते हुए कहता है, हम कल इंडिया जा रहे हैं। राम की बात सुनकर सब हैरानी से राम को देखने लगते हैं। सारा खुशी से उछलते हुए, ये हम इंडिया जा रहे हैं। रेयांश राम को अजीब तरह से देखकर, क्यों? राम एक नज़र रेयांश को देखता है और फिर कहता है, हम लोग बस शादी के लिए जा रहे हैं, उसके बाद सब वापस आ जाएंगे। रेयांश कुछ न कहकर वापस से खाना खाने लगता है। थोड़ी ही देर में सब खाकर उठ जाते हैं। सिया सारा काम समेटकर सारा के रूम के जाती है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सामने राम सारा के सर पर हाथ फेर रहा था। रेयांश और सौम्य उसके पास बैठकर उसके पैर दबा रहे थे, या कहे हल्के हल्के से मालिश कर रहे थे, और सारा इन सब से बेखबर आराम से सो रही थी। सिया सबको देखकर, राम आपको लगता है कि आप बस शादी के लिए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। वहाँ पर हमारे बच्चों को जिंदगी बदलने वाली है, क्या पता हम वापस आए ही न। अगली सुबह सब इंडिया के लिए निकल जाते हैं। एपिसोड 97। फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गई। राम, सिया और साथ में तीनों बच्चे एयरपोर्ट से बाहर आए। किसी को खबर नहीं थी कि राम सिया मुंबई आ गए हैं। राम की कार पहले से ही एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हुई थी। सभी लोग कार में बैठ गए। जहां राम और रेयांश का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, उन्हें यहाँ आने से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वही सिया, सौम्य और सारा का चेहरा चमक रहा था। तीनों को इंडिया आने की बहुत खुशी थी। सारा कार से बाहर मुंबई के नज़ारे देख रही थी। थोड़ी ही देर में उनकी कार रघुवंशी विला के बाहर रुकी। सब एक एक करके कार से बाहर आए। राम और सिया बहुत गौर से अपने इस घर को देख रहे थे, जिसे पहली बार सिया ने यहाँ आकर इस मकान को घर बनाया था। आज इतने सालों बाद उस घर को देखकर सिया की आंखों में आंसू आ गए। राम ने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सारा का हाथ, और अंदर की ओर बढ़ने लगा। उनके पीछे रेयांश और सौम्य चल रहे थे। जैसे ही वो सब घर के दरवाजे के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। प्रेम चिल्लाते हुए, नैना, नैना यार तुम क्या कर रही हो? कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हारी लाडली कहाँ है? दिख नहीं रही, या अभी तक सो रही है? नैना किचन से ही। अच्छा बोल तो ऐसे ही रहे हो जैसे मैंने उसे अकेले ही पैदा किया है। तुम्हारी तो कुछ लगती ही नहीं है। नैना को बात सुनकर प्रेम झेप जाता है और खुद से ही कहता है, ये देखो माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी, आज भी बस झांसी की रानी बनने को तैयार हो जाती है। प्रेम फिर से नैना को आवाज लगाते हुए, अच्छा माफ करो मेरी माँ, गलती हो गई। यार बस तुम नाश्ता दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। वो आगे कुछ कहता कि उससे पहले ही उसकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से सामने देखने लगता है। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वही राम भी इतने सालों बाद प्रेम को देखकर बहुत खुश था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। प्रेम बस राम और सिया को ही देखे जा रहा था। उसने जल्दी से सबको आवाज लगाने की कोशिश की। प्रेम खुशी से नैना, करण, पूजा भाभी चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सब हैरान थे। पूजा जो नैना के साथ किचन में थी, उसने कहा, ये क्या हो गया प्रेम को? इतना क्यों चिल्ला रहा है? क्या फिर से निया में कुछ किया? नैना भी परेशान होकर, पता नहीं भाभी, चलिए चलकर देखते हैं कि इस बार क्या किया निया ने। इधर करण जो रूम में रेडी हो रहा था वो भी प्रेम की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर निकलकर आने लगा। प्रेम की आवाज से सारे बच्चे भी बाहर आने लगे। इधर राम और सिया अभी भी दरवाजे पर ही खड़े ही थे। सारा अपनी चमकती हुई आंखों से सब समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। करण, पूजा और नैना प्रेम के पास आकर, करण क्या हुआ तुझे, क्यों इतनी सुबह सुबह गला फाड़ कर चिल्ला रहा है? प्रेम करण को सामने देखने का इशारा करता है। सभी लोग सामने देखते हैं तो उनकी भी आंखें खुशी और हैरानी फैल जाती हैं। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। पूजा जल्दी से अंदर जाकर एक हाथ में पूजा की थाली लेकर आती है।
दरवाजे के पास आकर पूजा राम और सिया को आरती उतारती है और उन्हें अंदर आने को कहती है। राम सिया और सारा के साथ घर के अंदर आता है। अंदर आते ही प्रेम तुरंत ही उसके गले लग जाता है। प्रेम के गले लगते ही करण भी साथ में गले लग जाता है। आज तीनों दोस्त इतने सालों बाद मिले। वही पूजा सिया के गले लग जाती है। नैना भी आके पहले सिया के पैर छूती है और फिर उसके गले लग जाती है। प्रेम आंखों में आंसू लिए सिया के पास जाकर उसके पैर छूते हुए, भाभी माँ आपने कितनी देर कर दी आने में, मुझे इतने सालों में अपनी माँ की बहुत कमी महसूस हुई। प्रेम की बात सुनकर सिया की भी आंखों आंसू आ गए, जिन्हें प्रेम साफ करते हुए कहता है, नहीं भाभी माँ, मैं नहीं चाहता कि अब आप यहाँ आकर फिर से कोई दुख झेलो। प्रेम राम से शिकायत करते हुए, आखिर तेरा वनवास खत्म हो ही गया तभी वापस आया है ना। तूने कितना तड़पाया है हम सबको, तेरी कितनी याद आती थी, हमें वहां भी आने नहीं दिया और न ही खुद वापस आया। राम प्रेम के आंसू साफ करते हुए, अब आ गया हूं ना तो तू खुश नहीं है क्या? नहीं तो बोल, मैं वापस चला जाता हूँ। करण राम के पेट में एक मुक्का मारते हुए, साले आसान कर रहा है, अगर वापस आया है तो, और जाने की बात की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अभी करण कुछ कहता कि उससे पहले ही सारा राम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से करण को देखते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडू को मारने की, और आप कैसे उनकी टांगे तोड़ सकते हैं? मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। सब हैरान भरी नजरों से सारा को देखने लगते हैं। वो बिल्कुल सिया के जैसे दिखती थी, लेकिन काफी हरकतें उसकी राम के जैसे ही थी। करण सारा को देखकर फिर राम की तरफ देखता है तो वो उसे हाँ का इशारा करता है। करण खुशी से सारा को गले लगाकर कहता है, प्रिंसेस मैं आपका चाचू हूँ। सारा गुस्से से, नहीं आप चाचू नहीं हो। सब हैरानी से फिर से सारा को देखने लगते हैं तो वही सिया मुस्कुराने लगती है। तभी रेयांश आगे आकर सबके पैर छूकर कहता है, वो जान के कहने का मतलब है कि आप उसके मौसा जी हो, क्योंकि पूजा मासी मम्मा की बहन है। सारा खुशी से, हाँ बिल्कुल, चाचू तो प्रेम चाचू है। प्रेम दुगनी खुशी के साथ नैना से कहता है, देखा प्रिंसेस मुझे जानती है और वो मुझे चाचू बुलाती है। नैना मुंह बनाकर, हाँ हाँ पता है, जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो ना, यही प्रिंसेस बचपन में तुम्हारे पास भी नहीं जाती थी। नैना की बात सुनकर प्रेम का मुंह बन जाता है और वापस से सामने देखने लगता है। सभी रेयांश और उसके साथ खड़े सौम्य को देख रहे थे। करण राम से, यार प्रिंस तो बिल्कुल तेरी तरह दिखता है और सौम्य बिल्कुल सिया की तरह। राम और सिया बस मुस्कुरा देते हैं। तभी सारा जल्दी से, मैं भी मम्मा जैसी हूँ। पूजा सारा को गले लगाकर, हाँ बिल्कुल आप अपनी मम्मा जैसी है। राम करण से, बाकी बच्चे कहाँ है? राम कुछ कहता कि तभी पीछे से आवाज आई, हम सब यहाँ हैं। सबने पीछे मुड़कर तो दो लड़कियां और एक लड़का साथ में खड़े थे। तीनों नीचे आए और राम सिया के पैर छुए। राम ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। राम लड़के से, ये मेरा आरव है, कितना बड़ा हो गया। उसके बगल में खड़ी लड़की को देखते हुए, ये मेरी प्राची है, बिल्कुल पूजा के जैसे दिखती है। ये है करण और पूजा के दोनों बच्चे। आरव जिसकी उम्र 17 साल है, प्राची जिसकी उम्र 20 साल है, और उन सभी के साथ तीसरी लड़की जो बिल्कुल प्रेम के जैसे दिखती है और हरकतें भी बिल्कुल वैसी ही है। वो बिल्कुल फॉरेन लड़की लगती है। राम निया के माथे को चूमकर, तुम तो बिल्कुल प्रेम जैसी हो, और लगता है शरारतें भी उसके ही जैसी करती हूँ। ये सुनकर निया बस मुस्कुरा देती हैं। निया जल्दी से सारा के पास जाकर, हाय दी आप कितनी क्यूट हो। सारा मुस्कुराकर, मैं बहुत क्यूट हूँ तभी तो सब मुझसे प्यार करते हैं। उसके बाद सभी सोफे पर बैठ गए और बातों में लग गए। आखिर इतने सालों बाद जो मिले थे। निया सौम्य और सारा को घर दिखाने लगी। वही आरव रेयांश के आगे पीछे घूम रहा था। प्राची को कोई काम था इसलिए वो बाहर चली गई थी। नैना ने सबके लिए नाश्ता लगाया। आज सभी एक साथ इतने सालों बाद साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पूजा तो सारा को बस प्यार किए जा रही थी, उसे अपने हाथ से खिला रही थी। सारा भी खुशी खुशी सब कुछ खा रही थी। इसी तरह से सबके साथ टाइम का पता नहीं चलता है और शाम हो जाती है। सुमन और विकास भी अपने दोनों बच्चों निशा और कार्तिक के साथ आए थे, जिनकी उम्र 20 साल थी। विक्रांत भी मानवी और अनमय को लेकर सबसे मिलने आया था। बस अजीत ही नहीं आया था। राम विक्रांत से, अजीत क्यों नहीं आया? विक्रांत, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, मेरे किसी काम से फंस गया है, थोड़ी देर हो जाएगी आने में। पांचों लोग सोफे पर बैठकर बातों में लगे थे। वही पांचों लेडीज किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। इधर सभी बच्चे गार्डन में बैठकर आपस में बात कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। रेयांश भी अब सबके साथ कंफर्टेबल हो गया था क्योंकि उसकी अनमय के साथ बनती थी। आखिर दोनों हमउम्र जो थे।
सौम्य भी कार्तिक और आरव के साथ बातों में लगा हुआ था। इधर सारी लड़कियां आपस में। तभी सारा को एक पप्पी गेट के बाहर दिखाई देता है। वो उसे देखते ही बाहर जाने लगती हैं। सब अपने अपने लगे थे, किसी का ध्यान भी सारा पर नहीं गया। सारा गेट से बाहर निकलकर रोड पर आ गई थी। सारा ने उस पप्पी को अपनी गोद में उठाकर कहा, ओह क्यूट पप्पी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गए? सारा की बात सुनकर वो पप्पी बस कुछ आवाजें निकाल रहा था। सारा का सारा ध्यान पप्पी पर ही था। अब वो उसे लेकर बीच रोड पर आ गई। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक कार तेजी से उसकी ही तरफ आ रही थी। इधर अंदर अचानक ही रेयांश ने देखा कि उसे सारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। वो सबको वैसे ही छोड़कर इधर उधर सारा को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र गेट के बाहर खड़ी सारा पर पड़ी, जो पप्पी को गोद में लिए उससे बात कर रही थी। रेयांश मुस्कुराते हुए सारा की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक कार तेजी से सारा की तरफ आ रही है। रेयांश बिल्कुल शॉक हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब तक कार सारा के और नजदीक आ गई। रेयांश जोर से चीख, जान। एपिसोड 98। सारा पप्पी को गोद में लिए उससे बातें कर रही थी, इस बात से अनजान कि एक कार उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वही रेयांश कार को सारा की तरफ बढ़ता हुआ देखकर शॉक हो गया था। जैसे ही कार सारा के नजदीक आए, रेयांश जोर से चीखा, जान, और उसकी तरफ भागने लगा। इधर रेयांश की आवाज सुनकर सभी चौंक गए और बाहर की तरफ भागे। कार जैसे ही सारा के नजदीक आए, वो उसे टक्कर मारती उससे पहले ही किसी ने सारा को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सारा उसके मजबूत सीने से जा लगी और दोनों ही कुछ दूरी पर गिर पड़े। उस शख्स ने सारा को अपनी बाहों में गिरफ्त कर लिया, जिससे सारा को कोई चोट न लगे। कार आगे निकल गई। सारा ने एक हाथ से उस शख्स की शर्ट को कसकर पकड़ रखा था तो दूसरे हाथ से पप्पी को। सारा काफी डरी हुई थी इस अचानक की घटना से। उसने सर ऊपर करके देखा तो उसकी काली आंखें सामने वाली की हरी आंखों से जा मिली। कुछ ऐसा हाल था दोनों का। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। दोनों इस वक्त सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उस शख्स ने सारा के कमर को अपने एक हाथ से पकड़ रखी थी और दूसरा हाथ सारा के सर के पीछे था। जब दोनों सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, तभी उन्हें रेयांश के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस शख्स ने सारा से कहा, बेबी गर्ल अब उठ भी जाओ। उसकी आवाज सुनकर सारा हड़बड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठ न सकी क्योंकि उस शख्स ने अभी भी सारा को कसकर पकड़ रखा था। सारा ने अपनी लाचार निगाहों से उसे देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। सारा तो बस उसकी मुस्कान देखती रह गई। उसके गाल पर पड़ रहे डिंपल उसकी मुस्कान में चार चांद लगा रहे थे। उस शख्स ने सारा को खुद की कैद से आज़ाद कर दिया। सारा जल्दी से उठने की कोशिश करने लगी। तब तक रेयांश भी उस तक पहुंच गया था। उसने जल्दी से सारा को गले लगा लिया। रेयांश सारा के माथे को चूमकर, जान तुम ठीक हो ना? सारा हाँ में सर हिलाकर रेयांश से बिल्कुल चिपक जाती है। सारा की इस हरकत पर जहाँ रेयांश के चेहरे पर सुकून था तो वही उसी शख्स की आंखों में गुस्सा उतर आया था। सारा ऐसे ही रेयांश के गले लगी रही क्योंकि सारा की उस शख्स की करीबी ने बेचैन कर दिया था। वो रेयांश के गले लगकर अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रही थी। तब तक सभी वहां पहुंच गए। सौम्य ने जब सारा को इस तरह से रेयांश के गले लगे देखा तो वो रेयांश से बोला, भाई डॉल को क्या हुआ? रेयांश ने कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। रेयांश ने सामने देखा तो उसकी नजरें उस शख्स पर जाकर रुकी। रेयांश ने शांति से उससे कहा, थैंक यू मेरी जान को बचाने के लिए। वो शख्स कुछ कहता उससे पहले ही कोई आकर जल्दी से उसके गले लग गया। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। अनमय के मुंह से निकला, भाई अजीत उस शख्स के गले लगकर कहाँ चला गया था? तू कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, फिर उससे अलग होकर। और ये तेरे बाह में चोट कैसे लगी? देख कितना खून बह रहा है। चोट का सुनकर सबकी नज़र उस आदमी की चोट की तरफ चली गई। सारा ने जब सुना कि उस शख्स को चोट लगी है तो वो भी रेयांश के सीने से थोड़ा सा सर बाहर निकालकर उसे देखने लगी। जैसे ही सारा ने उस शख्स के बाह से खून निकलते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस शख्स की नज़र जब सारा पर पड़ी तो उसे देख मुस्कुराने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सारा के आंसुओं पर पड़ी तो वो हैरान हो गया। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसने उसकी नज़रें खुद की बाह पर पाई। ये देख वो फिर से हल्का मुस्कुराया। अजीत थोड़ा गुस्से से, शान मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? शान अजीत से, अरे यार मैं ठीक हूँ, तू बेकार में ही फिक्र कर रहा है। चल अब घर चलते हैं, मुझे मिलवाएगा नहीं सबसे? अजीत बस हम कहता है।
अजीत जैसे ही पलटता है उसकी नज़र रेयांश की नज़रों से जा मिली। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। अजीत मुस्कुरा कर, ये बड़ी, तुम यहाँ? रेयांश मुस्कुरा कर, तू कैसा है? अजीत मुस्कुरा कर, मस्त, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? रेयांश फिर सब कुछ उसे बताता है, जिससे अजीत भी फिक्र में सारा के सर पर हाथ फेर कर, डॉल तू ठीक है ना? सारा बेमन से हाँ में सर हिला देती है। उसकी नज़र अभी भी शान पर ही बाकी हुई थी, जिसे देखकर शान काफी खुश था। अजीत सबसे कहता है, मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ, ये मेरा दोस्त शान आर्य है। सब उससे मिलते हैं, तब जाकर शान को पता चलता है कि सारा रेयांश और सौम्य की बहन है। सौम्य, चलिए अब हमें अंदर चलना चाहिए। रेयांश सबसे, 1 मिनट। सब रुककर उसकी तरफ देखने लगते हैं। रेयांश आगे कहता है, सारा के एक्सीडेंट की बात घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर डैड को तो बिल्कुल नहीं। सब सहमति में सर हिला देते हैं, लेकिन ये बात शान को समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी वो चुप ही रहा। सब अंदर जाने लगे। सारा अभी भी छुप छुप कर शान को देख रही थी। शान भी सारा की ये सारी हरकतें देख रहा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। सब जैसे ही अंदर आए, प्रेम ने उन सबको देखकर कहा, अरे भाभी माँ, आप बेकार में ही फिक्र कर रही थी, देखिए सब आ गए। प्रेम की बात सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। सारा राम को देखते ही भागकर उसके गले लग गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। सारा की इस हरकत से राम और सिया दोनों ही परेशान हो गए। राम ने प्यार से पूछा, प्रिंसेस क्या हुआ, सब ठीक है ना? सारा ने हाँ में सर हिला दिया। सारा धीरे से, डैडू भूख लगी है। सारा की इस बात पर सभी मुस्कुराने लगे। अजीत आगे आया और राम के पैर छुए। राम ने भी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। अजीत सबको शान से मिलवाते हुए कहता है, मौसा जी, ये मेरा दोस्त, मेरी जान और मेरा भाई सब कुछ है। राम भी मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाता है। राम, हेलो शान। शान भी मुस्कुराकर, हेलो सर, बहुत सुना है आपके बारे में अजीत से, आपसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। राम बस मुस्कुरा दिया। तभी अन्मय ने मुंह बनाकर कहा, भाई ये तो गलत बात है, मैं भी तो आपका भाई हूँ, आपकी जान, आपका सब कुछ, फिर आप इन्हें क्यों बोल रहे हो? सभी अन्मय की बात सुनकर हंसने लगे। विक्रांत ने अन्मय से कहा, अरे बुद्धू, वो उसका कहने का मतलब है कि शान उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिसे वो बहुत प्यार करता है। अनम्य अपना सर खुजलाकर, अच्छा, लेकिन फिर भी मेरा पहला नंबर ही रहेगा। शान हंसते हुए, हाँ बिल्कुल मेरे भाई। विक्रांत सभी से, मैं आप सबको एक बात और बता दूं, शान सिर्फ अजीत का दोस्त ही नहीं बल्कि साला भी है, क्योंकि शान की छोटी बहन अनु के साथ अजीत का रिश्ता तय हुआ है। ये बात जानकर सभी बहुत खुश होते हैं। सारी लेडीज शान की आओ भगत में लग जाती हैं। उसे कुछ न कुछ खाने को बोल रही थी। बेचारा शान फंस गया था। थोड़ी देर बाद लंच करके सभी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी शान ने कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, वैसे भी कल हम सबको शॉपिंग पर एक साथ जाना है। अजीत ने कहा, ठीक है चल, मैं तुझे बाहर तक छोड़ दूँ। शान सबसे मिलकर अजीत के साथ बाहर जाने लगता है। तभी अजीत रुक जाता है। शान जो आगे चल रहा था अजीत के रुकने से पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, क्या हुआ, रुक क्यों गया? अजीत अपने सर पर हाथ मारकर, यार तू रुक, मैं एक चीज भूल गया, बस अभी लेकर आया। शान कुछ पूछ पाता उससे पहले ही अजीत भाग गया। शान वही बाहर गार्डन में टहलकर अजीत का वेट करने लगा। इधर सारा अपने हाथ में उस फर्स्ट एड बॉक्स को लिए उसे घूर रही थी। सारा खुद से, अब इसे घूरने से कुछ नहीं होगा, मुझे उन्हें ये देना होगा, वरना उन्हें और दर्द होगा। लेकिन मैं कैसे? सारा खुद को हिम्मत देकर, नहीं सारा तुझे ये करना होगा, क्योंकि तू बहादुर है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो तेरी वजह से ही चोट लगी है ना, इसलिए तुझे उन्हें ये देना होगा। एपिसोड 99। सारा बहुत देर तक सोचती रही, फिर उसने आखिरकार एक फैसला लिया। इधर बाहर शान किसी से कॉल पर बात करने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वो वापस से बात करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर लगा कि कोई देख रहा है। उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजरें किसी की काली आंखों से जा टकराई। शान से नजर मिलते ही सारा हड़बड़ाते हुए पिलक के पीछे छुप गई। शान उसकी ये हरकत देख हंसने लगा। शान फोन पर, आई कॉल यू लेटर। शान फोन पैंट की पॉकेट में रखकर सारा की तरफ बढ़ जाता है। इधर सारा पिलक के पीछे छुपकर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। जैसे जैसे शान उसके करीब आ रहा था, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। शान सारा के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया और उसे देखने लगा।
सारा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। शान थोड़ा सा झुककर उसके कान के पास जाकर कहता है, बेबी गर्ल क्या हुआ? इतने करीब से शान की आवाज सुनकर सारा कांपने लगी। सारा की हालत देख शान थोड़ा पीछे हट जाता है और उससे कहता है, बेबी गर्ल रिलैक्स, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बिना डरे मुझसे कुछ भी कह सकती हो। जब सारा शान को थोड़ा दूर देखती है तो चैन की सांस लेती है, लेकिन अभी भी उसने अपनी नजरें नीचे झुका रखी थी। शान फिर से उसे सहज करते हुए कहता है, हे बेबी गर्ल डोंट बी अफ्रेड, देखो मेरी तरफ। शान की बात सुनकर भी सारा उसकी तरफ नहीं देखती है और बस अपना सर झुका ही रखा। शान ने सारा के हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स देखा तो उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ? कुछ कहना था मुझसे? सारा ने धीरे से सर हिला दिया। सारा के सर हिलाने से शान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसे सब कुछ समझ आ गया था कि सारा उसकी चोट में दवा लगाने के लिए दे रही है, लेकिन डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही है। लेकिन हमारे शान बाबू तो कुछ और ही सोच रहे हैं। शान फिर प्यार से, क्या कहना था मुझसे? सारा ने अपना हाथ में पकड़ा फर्स्ट एड बॉक्स शान की तरफ बढ़ा दिया। शान सब समझकर भी नासमझ बनकर पूछता है, इसका क्या करूं मैं? शान की बात सुनकर सारा मन में, हे भगवान, इन्हें इतना नहीं पता कि मैं इनके हाथ में दवा लगाने के लिए दे रही हूँ। लगता है इनका थोड़ा सा स्क्रू ढीला है। चलो कोई बात नहीं सारा, तू ही लगा दे दवा, वैसे भी मम्मा बोलती है सबकी हेल्प करनी चाहिए। सारा ने फिर धीरे से कहा, इसे पकड़िए। सारा की मीठी आवाज सुनकर शान कहीं खो गया था। सारा ने फिर से कहा, इसे पकड़िए। सारा की आवाज शान के कानों में किसी मिश्री जैसे घुल रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। सारा शान के कुछ न रिएक्ट करने से इरिटेट हो जाती है और थोड़ा तेज बोलती है, इसे पकड़िए। सारा की तेज आवाज सुनकर शान एकदम से होश में आया और तुरंत ही सारा के हाथ से बॉक्स अपने हाथ में ले लेता है। सारा ने अभी भी सर झुका ही रखा था। सारा ने अपने हाथों से शान के जिस हाथ में चोट थी उस हाथ की शर्ट की बाजू ऊपर की और उसकी चोट में जमा हुआ ब्लड साफ करके उसमें दवा लगाने लगी। ये सब वो बड़े ध्यान से कर रही थी और हमारे शान बाबू सारा को प्यार से निहारे जा रहे थे। सारा फूंक फूंक कर दवा लगा रही थी जिससे शान को जलन न हो। दवा लगाने के बाद उसने अच्छे से पट्टी भी कर दी। सारा ने फिर बिना शान की तरफ देखे जल्दी से उसके हाथ से फर्स्ट एड का बॉक्स लिया और जाने लगी। उसे जाता देख शान पीछे से आवाज देकर, बेबी गर्ल। शान की आवाज सुनकर सारा रुक जाती है लेकिन पीछे नहीं मुड़ती है। शान अपनी चोट में बंदी पट्टी को देखकर मुस्कुराते हुए, थैंक यू। सारा ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से अंदर भाग गई। शान उसे इतनी जल्दी भागता हुआ देखकर हंसने लगा। तभी उसे किसी के खांसने की आवाज आती है। शान चुप हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अजीत अपने दोनों हाथ बांधे दिखाई देता है। शान अपने बालों में हाथ फेरते हुए बाहर जाने लगता है कि तभी अजीत पीछे से, ओ भाई साहब जरा रुकिए। अजीत की आवाज सुनकर शान अपनी आंखें बंद कर लेता है। अजीत शान के करीब जाकर उसके गले में अपनी एक बांह डालकर पूछता है, अभी क्या चल रहा था यहाँ? शान अपने गले से उसकी बांह हटाते हुए, कुछ भी तो नहीं। अजीत शान के सामने आकर, देख मैंने सब कुछ देखा है, अब तू मुझे सब बता रहा है कि मैं डॉल से जाकर पूछूं। अजीत जाने लगता है तो शान जल्दी से उसका हाथ पकड़कर, नहीं यार उससे कुछ मत पूछना, वो बस उसकी वजह से मेरी बांह में चोट लगी थी इसलिए वो मुझे दवा लगाने को बोल रही थी, लेकिन मैं लगा नहीं पा रहा था तो उसने लगा दी। अजीत को शान की बात सुनकर कुछ भी अजीब नहीं लगा क्योंकि उसने बस सारा को यहाँ से जाते और शान को हंसते हुए ही देखा था बस। अजीत मुस्कुरा कर, अरे बस इतनी सी बात थी तो क्यों नहीं बता रहा था? मेरी डॉल ऐसी ही है, किसी का दर्द उससे देखा नहीं जाता है, उसे दूसरों का दर्द अपना ही लगता है। शान मन में, हम ये तो है। शान फिर अचानक से, अच्छा ये सब छोड़, ये बता तू क्या भूल गया था जो लेने गया था? अजीत, अरे कुछ नहीं, फोन भूल गया था अंदर। शान, तो अब चले फिर। अजीत हाँ कहता है तो दोनों कार की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें सामने से प्राची आते हुई दिखाई देती हैं। शान सामने देखकर, ओह शिट, ये यहाँ क्या कर रही है? शान की बात सुनकर अजीत भी सामने देखता है तो मुस्कुराने लगता है और शान को चिढ़ाते हुए कहता है, तेरी दीवानी है, तेरे पीछे कहीं भी पहुंच जाती है, फिलहाल ये इसका घर है। शान हैरान भरी नजरों से, क्या? अजीत सर हिलाकर, हाँ मेरी जान, ये करण अंकल की बेटी है। अब शान और हैरान होकर, यार ये तो कहीं से भी उनकी बेटी नहीं लगती है, कहा वो इतने अच्छे और कहा ये बदतमीज लड़की जिसे दूसरों से बात करने तक की तमीज नहीं है। गरीब लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है, जिसे सिर्फ अपने आप से प्यार है। अजीत शान के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करते
हुए, बस शांत हो जा, चल चुपचाप। प्राची ने जैसे ही शान को देखा, वो खुशी से उछल पड़ी और भागकर शान के पास जाती है। जैसे ही वो उसे गले लगाने वाली होती है, शान तुरंत ही पीछे हट जाता है, तो प्राची रुक जाती है और मायूसी भरी आंखों से अजीत को देखने लगती है। अजीत प्राची से, देख प्राची, जब उसे किसी भी लड़की का खुद को छूना पसंद नहीं करता है तो तू क्यों बार बार उसके करीब जाती है? वैसे भी तू अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटी है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दे। अजीत की बात सुनकर प्राची अपना सर झुका लेती है। अजीत बात बदलते हुए, अच्छा चल ये सब छोड़, घर में जा, सब तेरा ही वेट कर रहे हैं। प्राची हाँ में सर हिलाकर उदासी से एक नज़र शान पर डालते हुए घर के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद शान और अजीत भी बाहर निकल जाते हैं। इधर घर के अंदर आते ही प्राची देखती है कि सब सारा को घेर कर बैठे हुए थे और उससे लंदन के बारे में पूछ रहे थे। सारा भी बहुत एक्साइटेड होकर सब बता रही थी। किसी का भी ध्यान प्राची की तरफ नहीं गया। प्राची ने ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि वो वैसे भी शान की इग्नोरेंस की वजह से उदास थी, इसलिए चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। स्टडी रूम में राम टेबल पर बैठा हुआ था और उसके सामने विकास, करण, प्रेम और विक्रांत बैठे हुए थे। करण कुछ सोचकर, सारा अभी तक ठीक नहीं हुई राम नामे सर हिला देता है और कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रेम कहता है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? राम शांति से, समय के साथ ठीक हो जाएगी या फिर कोई ऐसी वजह जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। वहाँ तो उसे सबसे बचाकर रख लिया, लेकिन यहाँ अगर किसी ने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की न तो इस बार वो जान से जाएगा। विक्रांत राम का साथ देते हुए, तुम फिक्र मत करो, इस बार कोई सारा का कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इस बार उसके भाई भी उसके साथ है। तभी राम का फोन बजने लगता है। राम कॉल पिक करके, हेलो, उधर से कुछ बताया गया। राम, कौन था वो? उधर से फिर कुछ कहा गया। मम्म मैं अभी आ रहा हूँ। विकास राम को जल्दी उठते हुए देखकर, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? राम, अभी किसी ने प्रिंसेस का एक्सीडेंट करने की कोशिश की है। सब एक साथ चौंक कर खड़े हो गए। क्या? राम, हाँ। करण, लेकिन बच्चों ने तो कुछ नहीं बताया बल्कि सब ठीक लग रहे थे। करण की बात सुनकर अचानक ही राम को सारा का रोना याद आ गया। वो समझ गया कि सारा डर की वजह से रो रही थी। राम की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। राम का इस वक्त उस इंसान को जान से मार देने का मन कर रहा था। राम कुछ सोचकर, जरूर प्रिंस ने उन सबको को हमें बताने से मना कर दिया होगा ताकि हमें कोई परेशानी न हो, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ, उससे एक कदम आगे की ही सोचता हूँ। तभी राम का फिर से फोन बजने लगा। राम जल्दी से कॉल पिक करके, हाँ बोलो, उधर से कुछ कहा गया। राम गुस्से से, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे? मैं तुम लोग को किस काम के पैसे देता हूँ, पता लगाओ कि उसे कौन ले गया। कॉल कट करने के बाद राम गुस्से से इधर उधर देखने टहलने लगा। विक्रांत ने उसे ये करते देखा तो पूछा, क्या हुआ राम, क्यों इतने परेशान हो? राम गुस्से से, जिस आदमी ने प्रिंसेस को जान से मारने की कोशिश की थी उसे कोई हमसे पहले ही ले गया। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन है वो जो मुझसे भी एक कदम आगे है। प्रेम ने कुछ सोचकर कहा, कहीं ये रेयांश तो नहीं? विकास प्रेम को देखकर, मतलब? प्रेम समझाते हुए कहता है, मेरा कहने का मतलब है कि कहीं रेयांश ने तो उसे किडनैप नहीं कर लिया हमसे पहले। करण, हाँ प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। राम ने तुरंत रेयांश को कॉल किया। रेयांश, यस डैड। राम, अभी के अभी स्टडी रूम में आओ। रेयांश, और डैड। राम सबको देखकर, अभी पता चल जाएगा कि ये रेयांश या फिर कोई और। कुछ देर बाद रेयांश स्टडी रूम का दरवाजा नॉक करता है। राम, अंदर आ जाओ। रेयांश अंदर आता है तो सबको देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में रिलैक्स हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसके डैड के फ्रेंड्स हैं। वैसे भी वो इन्हें हमेशा से साथ में ही देखता आया है। रेयांश राम को देखकर, यस डैड आपने बुलाया था मुझे। राम इधर उधर की बात न करते हुए सीधे पॉइंट पर आकर उससे पूछता है, आज जिस आदमी ने प्रिंसेस को जान से मारने की कोशिश की, क्या तुमने उसे उठवाया है? राम की बात सुनकर रेयांश हैरान होते हुए, डैड आपको कैसे पता चला कि आज जान पर हमला हुआ था? राम रेयांश की बात को इग्नोर करते हुए, जो पूछा है वो बताओ। रेयांश, नो डैड, मैंने अपने आदमी भेजे थे लेकिन मुझसे पहले ही उसे कोई और ले गया। अब तो राम का गुस्सा सातवें आसमान पर था। राम चिल्लाकर, आखिर कौन है वो? उसके चिल्लाने से सब लोग एक पल के लिए सहम जाते हैं।
वही दूर एक जंगल के बीच एक अंधेरे छोटे से कमरे में एक आदमी को लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था और उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। वो आदमी बेहोशी की हालत में बस एक शब्द ही बोल रहा था, आदमी, पानी, पानी, पानी। तभी उस रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। एपिसोड 100। जंगल के बीचों बीच एक घर बना हुआ था। उसी घर के एक अंधेरे कमरे में एक आदमी लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था। उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटा गया था। वो बस एक ही रट लगाए हुए था, पानी, पानी, पानी। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुला। एक अनजान शख्स अंदर आया। अनजान शख्स, रोनी। रोनी जल्दी से आगे आकर, जी सर। अनजान शख्स, जब तक मैं न कहूँ इसे पानी की एक बूंद नहीं मिलनी चाहिए। रोनी सर झुकाकर, जी सर। वो अनजान शख्स उस आदमी को घूरते हुए बाहर निकल जाता है। इधर राम के घर में सभी ने रात का डिनर कर अपने अपने रूम में सोने चले गए। प्राची का रूम। प्राची चुपचाप गुमसुम सी बेड पर बैठी थी। तभी पूजा उसके लिए खाना लेकर रूम में आती है। पूजा खाने की प्लेट टेबल पर रखकर प्राची के पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ प्राची, आज तुम डिनर करने नीचे क्यों नहीं आई? प्राची, जो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, अचानक अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर अपने सेंस में आती है और कहती है, हाँ मॉम आप यहाँ, आप कब आए? पूजा घूरकर प्राची को देखते हुए, जब तुम अपनी दुनिया में बिजी थी तब। अच्छा ये बताओ तुम आजकल कहाँ रहती हो? सुबह घर से जल्दी निकल जाती हो, रात को देर से आती हो। हम लोग कुछ पूछते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है। अब तुम्हारे भाई बहन लंदन से इंडिया आए हैं, तो तुम्हें उनके साथ भी समय बिताना चाहिए। आज तुम डिनर करने नीचे नहीं आई तो सिया पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। अब मैं उससे क्या कहती कि मेरी बेटी का तो ये रोज का काम है डिनर के वक्त घर में न रहना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी आदतें सुधारो, समझी? प्राची पूजा को देखते हुए मन में शुरू हो गई इनकी रोज रोज की किचकिच। इन्हें समझ नहीं आता कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। पूजा प्राची को देखकर समझ आया कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ, अब कल से तू मुझे टाइम से घर में दिखनी चाहिए। प्राची चिढ़कर, मॉम प्लीज यार मुझे मेरे तरीके से लाइफ जीने दो, आप जाओ अब मुझे सोने दो, नींद आ रही है। पूजा प्राची से, खाना रख दिया है, खा लेना, बाकी तेरी मर्जी। इतना कहकर पूजा प्राची के रूम से बाहर चली जाती है। पूजा के जाने के बाद प्राची खाना खाकर सो जाती है। इधर पूजा कुछ सोचते हुए अपने रूम में आती है तो करण उसे देखकर, क्या हुआ पूजा, किस बात को लेकर परेशान हो? पूजा बेड पर करण के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, करण मुझे न प्राची की चिंता हो रही है। करण हैरान होकर, क्यों, क्या हो गया? पूजा कुछ सोचकर, करण मुझे न लगता है कि हमें प्राची को देर रात तक घर से बाहर नहीं रहने देना चाहिए। बच्ची बड़ी हो गई है, अब उसे थोड़ा घर में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। करण पूजा का हाथ पकड़कर, देखो पूजा तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर हम प्राची से इस बारे में बात करेंगे तो इस बात को गलत वे में भी ले सकती हैं। और तुम परेशान मत हो, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगी। पूजा करण की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। करण पूजा को गले लगाकर, चलो अब हमें भी सो जाना चाहिए। थोड़ी देर में दोनों सो जाते हैं। सभी चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन ऐसे दो लोग थे जिनकी नींद उड़ी हुई थी। एक तरफ सारा अपना फेवरेट टेडी बियर लेकर बेड पर लेटी हुई शान के बारे में सोच रही थी, तो वही दूसरी तरफ शान भी बेड पर लेटे हुए सारा के बारे में सोच रहा था। शान अपने आप से, बेबी गर्ल तुम कितनी क्यूट हो, बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का, लेकिन आज ही तो मिला हूँ, इसलिए मुझे कल तक का वेट करना होगा। तुम्हारी इन मासूम आंखों ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। शान फिर पलटकर तकिया पर सर रखकर, बस एक ही शिकायत है तुमसे कि तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? जब तुमने रेयांश को गले लगाया ना, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं चाहता हूँ कि जब भी तुम्हें डर लगे तुम मुझे गले लगाओ, ना कि अपनी भाई को। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ये जानकर अच्छा भी लगा कि तुम्हें मेरे दर्द से फर्क पड़ता है। लेकिन तुमने मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं देखा। फिर कुछ सोचकर, कोई बात नहीं, कल तुम्हें मजबूर ना कर दिया खुद को देखने से तो कहना, कल तो तुम्हें मुझे देखना ही होगा। आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर शान तकिए को गले लगा कर सो जाता है। इधर सारा भी अपने मन में उलझी हुई, हे भगवान जी, बहुत अजीब लग रहा है, एक अजीब सा डर लग रहा है, कल सब कुछ ठीक होगा ना? तभी राम सारा के रूम में आता है। राम सारा को जगा हुआ देखकर, प्रिंसेस क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? सारा राम की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाती है और कहती है,
डैडू निन्नी नहीं आ रही है। राम सारा के पास बैठकर, कोई बात नहीं, आज मैं अपनी प्रिंसेस को सुलाऊंगा। सारा खुश होकर राम की गोद में सर रख कर लेट जाती है और राम प्यार से उसके माथे को चूमकर थपकी देने लगता है। थोड़ी ही देर में सारा सो जाती है। राम सारा को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और ब्लैंकेट भी उड़ाकर रूम से बाहर निकल जाता है। राम के जाने के बाद रेयांश और सौम्य एक साथ अंदर आते हैं। दोनों बारी बारी से सारा के माथे को चूमकर चले जाते हैं। सौम्य और रेयांश एक ही रूम में सोते थे, इसलिए दोनों साथ ही आए थे। राम अपने रूम में आता है तो सिया कहती है, देख आए गुड़िया को। राम सिया को अपनी बाहों में भर कर लेट जाता है और कहता है, हम्म। सिया राम के सीने में सर रखकर, अब आपको भी सो जाना चाहिए। राम बस हम्म कहता है। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी राम ने कहा, आज कोई कहीं भी नहीं जाएगा। विक्रांत और उसकी फैमिली आ रही है। आज हम सबको सगाई की शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है और काम ज्यादा है। कोई कुछ कहता उससे पहले प्राची बोल पड़ी, सॉरी चाचू, आज मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं आप सबके साथ नहीं जा पाऊंगी। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। प्राची का इस तरह से राम से बात करना किसी को भी पसंद नहीं आया। करण थोड़ा गुस्से से, प्राची ये किस तरीके से राम से बात कर रही हो, और आज तुम्हें कौन सा काम है? एक दिन नहीं जाओगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। तुम्हारे कॉलेज में मैं बात कर लूंगा। करण की डॉट सुनकर प्राची कुछ नहीं बोल पाती है, बस अपने अंदर गुस्सा दबा कर रह जाती है। राम करण प्यार से, बच्ची है और शायद उसे कोई जरूरी काम हो। करण, राम प्लीज कोई तुम्हारी बात काटे, ये बात मुझे आज भी पसंद नहीं, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। ये बात करण प्राची को घूर कर कहता है। माहौल इतना सीरियस देखकर निया इधर उधर देखकर माहौल हल्का करने की कोशिश के लिए देखती है तो उसकी नज़र सारा पर पड़ती है तो उसकी हंसी छूट जाती है, लेकिन खुद को कंट्रोल करके सारा से कहती है, देदू आपके फेस पर कुछ लगा है। निया की बात सुनकर सभी सारा की तरफ देखने लगते हैं। सारा को देखते ही सबकी हंसी छूट जाती है। निया जल्दी से सारा की पिक क्लिक कर लेती है। सारा मासूम सा चेहरा बनाकर निया को देखती है, फिर सबकी तरफ। रेयांश जो सारा के पास ही बैठा हुआ था वो अपना एक हाथ सारा के चेहरे पर ले जाता है और उसके होठ के ऊपर दूध की वजह से जो मूंछ बन गई थी उसे साफ करता है। रेयांश की इस हरकत सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सभी दोनों भाई बहन को प्यार से देख रहे थे तो वही प्राची को ये सब बोरिंग लग रहा था। निया सारा और रेयांश से, भाई और दीदू प्लीज इधर देखो ना। निया की बात सुनकर जैसे ही दोनों उसकी तरफ देखते हैं वो तुरंत ही एक पिक क्लिक कर लेती है। निया खुशी से, ये मैंने पिक क्लिक कर ली। प्रेम गुस्से से, वो फोटो की भूखी इंसान, थोड़ा नाश्ता भी कर लो या फिर बस फोटो ही खींचकर उसी से पेट भरना है। प्रेम के बोलते ही निया का मुंह बन जाता है। निया नैना से, मम्मा देखो ना डैड को, जब देखो तब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। नैना घूरकर प्रेम को देखती है तो प्रेम तुरंत ही नाश्ता करने में ध्यान लगा देता है। सभी लोग नाश्ता करके रेडी होने चले जाते हैं। कुछ देर बाद विक्रांत अपनी फैमिली के साथ वहां आता है। विक्रांत राम से, सब लोग रेडी हो गए? राम, हाँ। विक्रांत, तो चलो फिर। राम सबको बुलाता है। थोड़ी ही देर में सभी नीचे आ जाते हैं। एक एक करके सभी कार्स में बैठकर मॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। एज मॉल, सभी कार सीधे मॉल की पार्किंग में जाकर रुकती है। सभी कार से निकलकर मॉल के अंदर जाते हैं। सिया ने कसकर सारा का हाथ पकड़ा हुआ था। राम और विक्रांत, प्रेम, करण आगे चल रहे थे। सारी लेडीज पीछे चल रही थी। आरव रेयांश और अन्मय के साथ चल रहा था। उसे रेयांश के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मौका मिलते ही वो उसी के साथ रहता था। कार्तिक और सौम्य एक साथ चल रहे थे। निया, प्राची और निशा एक साथ थी, क्योंकि सारा तो सिया के साथ थी। जैसे ही सब अंदर गए, मॉल का नज़ारा देख सब हैरान हो गए, क्योंकि मॉल बहुत सुंदर बना हुआ था। विक्रांत सभी को वीआईपी एरिया में लेकर गया। वहां पहले से ही शान और अजीत मौजूद थे। शान की नज़र जैसे ही बाहर से अंदर आती हुई सारा पर पड़ी, वो तो उसे देखता ही रह गया। सारा ने आज 2 चोटी की हुई थी। जीन्स कैप्री और क्रॉप टॉप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शान तो अपने होश ही खो बैठा सर को देखते ही। सारा जो मॉल को देखते हुए चल रही थी, अचानक ही उसकी नज़र शान की नज़रों से जा मिली, जो शान के दिल को घायल करने के लिए काफ़ी थी। तेरे साथ साथ ऐसा कोई नूर आया है, चांद तेरी रोशनी का हल्का सा एक साया है। तेरी नज़रों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार। यही है दुआ, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसे, ये तेरी वो हवाएं हैं।
शान को देखते ही सारा तुरंत अपना सर झुका लेती है। अजीत सबसे मिलता है। अजीत सारा के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेर कर, कैसी है मेरी डॉल? सारा मुस्कुराकर, अच्छी हूँ भाई। अजीत ने देखा कि शान उसके साथ नहीं है तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो शान उसे कहीं खोया हुआ दिखा। अजीत शान के पास जाकर उसे हिलाता है लेकिन शान कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। अजीत शान को एक लात मारता है जिससे शान तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है और इसके साथ ही वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर भी आ जाता है। शान जमीन पर गिर हुए गुस्से से, कौन है बे? अजीत वैसे ही, तेरा दोस्त। अगर तेरे सपने पूरे हो गए तो अब हकीकत में आ जा। पता नहीं आजकल कहाँ खोया रहता है। अजीत की बात सुनकर शान झेप जाता है और जल्दी से उठकर खड़ा होता। शान चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता है। शान खुद से, चलो अच्छा हुआ मेरी बेबी गर्ल ने मुझे गिरते लात खाते वक्त नहीं देखा वरना फालतू में मेरी इमेज की खराब हो जाती और मैं कैसे उसे इम्प्रेस करता। लेकिन कुछ भी कहो आज तो मेरी बेबी गर्ल कमाल लग रही है। अजीत शान को जब खुद से बातें करते हुए देखता है तो उसके पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर देखने लगता है। शान उसे ऐसा करते हुए देखकर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अजीत, देख शान मुझे लग रहा है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। तू अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया है। शान तुरंत ही अजीत का हाथ हटाकर, हट बे, ऐसा कुछ नहीं है और तू चल तेरी सगाई की शॉपिंग करनी है। शान अजीत का हाथ पकड़कर उसे जहां सब होते हैं वहां लेकर जाता है।